हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ को। पिछले लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। ये पार्ट 2 है जिसमें स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ को मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद पार्ट 3 में हम मॉडर्न सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करूँ स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की ना, तो इसकी कहानी शुरू ऐसे होती है कि एक स्मृति जो बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थी इंडिया में, मनुस्मृति से भी ज्यादा। मनुस्मृति एक प्रैक्टिकल वे में बात नहीं करता था, इसीलिए वो कहीं भी फॉलो नहीं होता था। फॉलो जो स्मृति होती थी वो स्मृति थी याज्ञवल्क्य स्मृति। अगर मैं बात करूं याज्ञवल्क्य स्मृति की ना, याज्ञवल्क्य स्मृति की, तो याज्ञवल्क्य स्मृति पे ना अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग सेज ने, साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने अपनी कमेंट्री की। उसमें से एक राइटर हुए, उनका नाम था विजनानेश्वर। उन्होंने एक कमेंट्री की। उस कमेंट्री का नाम क्या था? मिताक्षरा। उस बुक का नाम था मिताक्षरा। वो कमेंट्री थी। कमेंट्री किस पे थी? कमेंट्री ऑन याज्ञवल्क्य स्मृति। ओके। अगर मैं बात करूं मिताक्षरा की, तो मिताक्षरा लेटर 11th सेंचुरी में लिखी गई। लेटर 11th सेंचुरी में लिखी गई बाय विजनानेश्वर। अगर मैं बात करूं इसकी जरूरत क्यों थी, तो मिताक्षरा लॉ का प्रीफेस पढ़ता हूं, कमेंट्री का, बुक का, जो याज्ञवल्क्य स्मृति पे लिखी गई है। तो उसके प्रीफेस में विजनानेश्वर लिखते हैं कि माई गुरु हैज टॉट मी सच अ डिफिकल्ट हार्ड लैंग्वेज एंड नाउ आई एम ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल, कंसाइज एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल। ओके। अब अगर मैं बात करूं मिताक्षरा की, तो मिताक्षरा पे बेस लगभग 5 स्कूल्स देखने को मिलते हैं। मिताक्षरा लॉ पे बेस जो मिताक्षरा लॉ को फॉलो करते हैं बेसिक। अब क्यों 5 स्कूल देखने को मिलते हैं? क्योंकि हर एक एरिया में उसके अलग अलग कस्टम होते हैं। वो कस्टम मिताक्षरा के साथ जुड़ जाते हैं। मिताक्षरा लॉ प्लस कस्टम जुड़ के स्कूल्स फॉर्म करते हैं अलग अलग एरिया में, जिसमें सबसे पहले आता है बनारस स्कूल ऑफ लॉ। दूसरा आता है मिथिला स्कूल ऑफ लॉ। तीसरा द्रविड़ा स्कूल ऑफ लॉ। चौथा आपका आता है महाराष्ट्र स्कूल ऑफ लॉ। एंड ये जो 5वां आता है वो आता है पंजाब स्कूल ऑफ लॉ। तो ये मिताक्षरा प्लस कस्टम मिलके अलग अलग स्कूल का फॉर्म किए। पहला बनारस स्कूल ऑफ लॉ, जो बनारस के पर्टिकुलर एरिया में, बनारस और बनारस के आसपास एरिया में फॉलो हो रहा था। ये नॉर्थ बिहार, मिथिला स्कूल ऑफ लॉ नॉर्थ बिहार वाले एरिया में फॉलो हो रहा था। द्रविड़ा साउथ साइड में, महाराष्ट्र साइड में, एंड पंजाब वाले साइड में फॉलो हो रहा था। लेकिन ना बंगाल और असम साइड की अगर मैं बात करूं, इन्होंने ना रिजेक्ट कर दिया मिताक्षरा को, कि हम मिताक्षरा को नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत पैट्रियार्कल इन नेचर है। बहुत मेल को डोमिनेंट दिखाता है और फीमेल को लोअर दिखाता है। और वहां पे एक सेज थे उसी समय, जिमुतवाहना, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मिताक्षरा। एंड इन्होंने कमेंट्री की अगेन ऑन याज्ञवल्क्य। एंड उन्होंने फॉर्म किया दाया भागा। वो जो कमेंट्री करते हैं उस कमेंट्री का नाम है दाया भागा। दाया भागा भी क्या है? कमेंट्री है याज्ञवल्क्य स्मृति पे, जैसे कि मिताक्षरा थी। तो बेसिकली हमें 2 डिफरेंट अप्रोच देखने को मिले याज्ञवल्क्य स्मृति पे। पहला अगर मैं बात करूं याज्ञवल्क्य की, तो इस पे 2 बेसिकली कमेंट्री हुई। पहला मिताक्षरा बाई विजनानेश्वर एंड दूसरा दाया भाग बाई जिमुतवाहना। ठीक। अब जो मिताक्षरा बाई विजनानेश्वर हुई, उस पे अलग अलग कस्टम्स की वजह से इसमें कस्टम्स जुड़ के 5 स्कूल का फॉर्मेशन किए। पहला बनारस स्कूल ऑफ लॉ, ऐसे ही दूसरा मिथिला स्कूल ऑफ लॉ, ऐसे ही तीसरा द्रविड़ा स्कूल ऑफ लॉ, ऐसे ही चौथा महाराष्ट्र स्कूल ऑफ लॉ, एंड 5वां पंजाब स्कूल ऑफ लॉ। ऐसे ही दाया भागा जो जिमुतवाहना था, उनसे फॉर्मेशन हुआ 6वें स्कूल का, जिसे हम बोलते हैं बंगाल स्कूल ऑफ लॉ। तो ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति थी, इस पे 2 कमेंट्री होती है। पहला मिताक्षरा बाई विजनानेश्वर, दूसरा दाया भागा बाई जिमुतवाहना। और अलग अलग कस्टम्स की वजह से ये सारे स्कूल का फॉर्मेशन होता है पूरे मिताक्षरा का, और दाया भागा
भागा पे एक स्कूल ऑफ लॉ बनता है, बंगाल स्कूल ऑफ लॉ। अब बेसिक हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स थे मिताक्षरा और दायाभाग की जो ये अलग अलग कमेंट्री हुए और अलग अलग स्कूल का फॉर्मेशन किया। एक तरफ तो पूरा होल इंडिया मिताक्षरा से फॉलो हो रहा था, वहीं बंगाल एंड असम का जो एरिया था वो दायाभाग से गवर्न हो रहा था। तो अब आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दायाभागा स्कूल ऑफ लॉ की। ओके, अब अगर बात करें डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन दायाभागा एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, तो देखो यार बेसिकली ना मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, ये सारे चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट आता है सिर्फ सक्सेशन के मामलों में, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के मामलों में, क्योंकि प्रॉपर्टीज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर पर्सन के लिए। तो आजकल भी देखते हैं कि प्रॉपर्टी ही सब कुछ है, और अर्लियर टाइम में भी प्रॉपर्टी ही सब कुछ है थी। प्रॉपर्टी के लिए ही बेसिकली सारी लड़ाइयाँ होती थी। तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पर्सन के लिए, और यही डिफरेंस बना दायाभागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ का। तो अब डिफरेंस एक एक करके देखते हैं। तो देखो मिताक्षरा जो है ना बेसिकली मेल डोमिनेंट है, वहीं दायाभागा रेशनल, प्रैक्टिकलिटी, प्रैग्मेटिज्म, रीजन एंड लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक, अगर बात करें मिताक्षरा की कहाँ पे प्रिवेलेंट था, तो वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। वहीं दायाभागा असम एंड वेस्ट बंगाल में प्रिवेलेंट था। अब बात करें अगर मिताक्षरा में, तो मिताक्षरा क्या रिकॉग्नाइज करता है वुमेन का राइट है कि नहीं है प्रॉपर्टी में? तो हाँ भाई रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन लिमिटेड राइट। जैसे कि स्त्री धना या श्री धना जो एक शादी के टाइम लड़की को मिलता है, ब्राइड को मिलता है, दुल्हन को मिलता है, वही उसकी प्रॉपर्टी है। वहीं अगर मैं बात करूं दायाभागा की, तो वो बहुत एक्सटेंसिव राइट की बात करता है, लाइक जैसे एक सन राइट रखता है प्रॉपर्टी में, वैसे ही दायाभागा में एक वुमेन भी रख सकती है प्रॉपर्टी का राइट। तीसरा पॉइंट भी क्लियर। अब बात करें अगर चौथा डिफरेंस की, तो मिताक्षरा ना कोपार्सनरी प्रिंसिपल को मानता है। कोपार्सनरी प्रिंसिपल क्या होता है? लाइक एक प्रॉपर्टी है, उसमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका राइट हो जाता है उस प्रॉपर्टी में। जैसे कि ये फादर की प्रॉपर्टी है, अब जैसे ही इसका सन पैदा हुआ उसकी भी प्रॉपर्टी में राइट बन गया, वैसे ही इसका सन हुआ तो इसका भी प्रॉपर्टी में राइट बन गया पैदा होते ही। और जब चाहे वो पार्टीशन के लिए मांग सकता है। ये सन अगर अपने फादर से बोले कि मेरी प्रॉपर्टी बांट के मुझे दे दो, तो फादर को बांटना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर ये ग्रैंड सन हो गया, वो बोले कि मेरी प्रॉपर्टी बांट के दे दो, मुझे बांट के दे दो, तो उसे देना पड़ जाएगा। जब तक ये फादर जीवित है तब तक बांट सकता है, मतलब बांटना पड़ ही जाएगा एक तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये कोपार्सनरी पे बेस्ड है। ठीक, ज्वाइंट प्रॉपर्टी राइट की बात करता है। वहीं बात करें हम दायाभागा स्कूल ऑफ लॉ की, तो ये कोपार्सनरी का बात नहीं करता है। राइट टू प्रॉपर्टी तभी अराइज होगा जब डेथ हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये ग्रैंडफादर है, ये उनका सन है, या ये फादर है किसी सन का, ये मान लो उनका सन है, तो इसको प्रॉपर्टी तभी मिलेगी, इसको प्रॉपर्टी इसके पास तभी आएगी जब ग्रैंडफादर का डेथ हो जाएगा। और सन के पास प्रॉपर्टी का राइट तभी आएगा जब इस फादर का डेथ हो जाएगा। ये नहीं कि ये पैदा होते ही इसका प्रॉपर्टी में राइट है और ये पार्टीशन के लिए बोल दे ग्रैंड फादर से कि मेरी प्रॉपर्टी बांट के अलग कर दो। वही मिताक्षरा में ये बोल सकता है। अगर पांचों पॉइंट देखे तो वही बात कर रहा है। इन मिताक्षरा अ सन कैन आस्क पार्टीशन बट इन दायाभागा कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन। अगर मैं बात करूं सक्सेशन लॉ में अगर पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे जब सक्सेशन लॉ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब देखो छठवां पॉइंट अगर मैं बात करूं तो छठवां पॉइंट में इन मिताक्षरा फादर डज नॉट हैव राइट ऑफ एलिनेशन। जैसे कि फादर गिफ्ट नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी को, बेच नहीं सकता है, सेल नहीं कर सकता है, वहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। बट दायाभागा में फादर के पास कंप्लीट राइट है एलिनेशन की, वो मोर्गेज कर सकता है, किसी को गिफ्ट कर दे प्रॉपर्टी कर सकता है। और अगर सातवां पॉइंट की बात करें तो अगर ज्वाइंट फैमिली है तो मिताक्षरा में कोई प्रॉपर्टी भी अपनी सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली ब्रेक हो जाएगा ना। एक ज्वाइंट फैमिली के पास पूरी प्रॉपर्टी है, उसमें कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है। भले हाँ उसका प्रॉपर्टी में राइट बन रहा है क्योंकि कोपार्सनरी सिस्टम है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। वहीं दायाभागा की बात करें तो दायाभागा में हर पर्सन अपनी अपनी प्रॉपर्टी का जो भी राइट बन रहा है वो सेल कर सकता है। और भी डिफरेंसेस हैं मिताक्षरा एंड दायाभागा में, उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी मैंने डिस्कस करना इसलिए नहीं ठीक समझा क्योंकि थोड़ा सा मैं टर्म यूज करने लगूंगा टेक्निकल, जैसे कि एगनेट, कॉगनेट, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जब हम सक्सेशन लॉ डिस्कस कर रहे होंगे हिंदू लॉ का, तो मैं आगे के पॉइंट्स भी ले लूंगा। बाकी ये बेसिक पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट डाल देंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।